हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 2 जो था वो कंप्लीट किया था। आज से हम हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, जो कि होगा बहुपद या पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद आपने ये वाला टॉपिक जो है आपके सेकंड ग्रेड में तो था ही सही। ठीक है, सेकंड ग्रेड में ये आरपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक आपके था। उसके अलावा अगर आप रीट की बात करो तो रीट के सिलेबस में रीट मेंस का जो सिलेबस था, ठीक है, रीट मेंस या पेपर 2 जो भी आप बोलना चाहो, जो बाद में हुआ था, तो रीट मेंस के सिलेबस में बहुपद थे। ठीक है, तो लगभग अगर आपने इनकी तैयारी की हो या इनके सिलेबस के बारे में देखा हो, जाना हो कभी, तो इनके सिलेबस में भी ये दोनों टॉपिक दे रखे हैं, वहाँ भी आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ो वहाँ पढ़ो, बात एक ही, आपको पढ़ने सब जगह। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना इसका अभी स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं थ्योरी पार्ट। ठीक है, थ्योरी पार्ट, उस थ्योरी पार्ट में ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ कितने टोटल 12 पेज है। ठीक है, तो ये 12 पेज का थ्योरी पार्ट है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे छोटे मोटे, उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इसकी थ्योरी पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे अपने पास वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखना, एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक जिनमें पदों के गुणांक शून्येतर, ठीक है, नॉन नेगेटिव या नॉन जीरो, तथा चरों की घात ऋणेतर पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद का व्यापक रूप निम्नलिखित है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक, पद का मतलब जैसे ये a0 पूरा एक पद है, a1x एक पद है, a2x स्क्वायर एक पद है। ठीक है, जिनमें पदों के गुणांक शून्येतर हों या नॉन जीरो हों। ठीक है, पदों के गुणांक जैसे यहाँ a0, a1, a2, an, ये सभी क्या है, इन पदों के क्या है, गुणांक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, यानी कि यहाँ पर इस p ऑफ x जो बहुपद है, यहाँ पर a0, a1, a2, an, मतलब इसको डैश 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 an। ठीक है, ये कोई भी जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, कोई भी गुणांक जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा चरों की घात ऋणेतर पूर्णांक, अब चर कौन कौन, जैसे x आपका चर है, एक्स स्क्वायर आपका चर है, x की घात आपका चर है। ठीक है, चरों की घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये जो घात है आपकी, ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ पे घात कितनी है, एक। ठीक है, और यहाँ पे घात कितनी है आपके, x की पावर 0। ठीक है, जो कि क्या है आपका पूर्णांक। अब ये जीरो कैसा पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं आपके, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी तक, जिसमें जीरो भी शामिल होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव में। और अगर ये बोलता पॉजिटिव इंटीजर तब जीरो शामिल नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ a0, a1, a2, an पदों के क्या है, गुणांक हैं। चर x की घात क्रमशः 0, 1, 2, 3 n है। यहाँ n क्या है, बहुपद की क्या कहलाती है, आपकी घात कहलाती है। तो ये ऐसे घात वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, कि बहुपद की घात क्या होगी, तो ये मैंने आपको यहाँ ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, और एक्स की घातें क्रमशः मैंने आपको दिखा दी कि ये एक्स की घात यहाँ 0 है, 1 है, 2 है और यहाँ n है। ठीक है, जैसे 4x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 एक बहुपद है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में x के घातांक यहाँ पर 3, ठीक है, फिर 2, उसके बाद 1, यहाँ पर 1, फिर 0। अब यहाँ कुछ भी नहीं है x का पद, यानी कि x की पावर 0। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ कितनी घात है, x की 0 घात है, जो कि क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 7 एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरे पद में x का घातांक क्या है, 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर x की घात कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स की पावर 1/2 और प्लस 7। अब ये x की पावर क्या आ गई, यहाँ 1/2 आ गई, जो कि क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, तो ये पूरा पद जो है आपका px बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बहुपद के पद और गुणांक। ठीक है, टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पद तो क्या होते हैं, देखें, टर्म बहुपद के वे भाग जो प्लस अथवा माइनस या धन तथा ऋण संक्रिया है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव, नहीं,
पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। जो प्लस तथा माइनस द्वारा पृथक रहते हैं बहुपद के क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, देखो ये बीच में माइनस, ये बीच में प्लस, तो पद क्या क्या हो जाएगा, एक तो एक्स स्क्वायर पद हो गया, 4x पद हो गया और 7 पद हो गया। तो पद इसने क्या बताया, एक्स स्क्वायर 4x और 7 बहुपद के क्या होते हैं, पद कहलाते हैं। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, टर्म, ठीक है। प्लस माइनस से जो सेपरेट होते हैं वही क्या होते हैं, आपके पद। उसके बाद आ जाओ गुणांक या कोफिशिएंट, ठीक है। तो बहुपद के गुणांक क्या होंगे, देखो यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा की जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का क्या कहलाएगी, गुणांक कहलाएगी। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा आपका बी, बी तथा सी क्या है, एक अचर राशि, सी क्या हो गई आपकी अचर राशि, इसके गुणा में कोई भी चर राशि नहीं है, ठीक है। और अगर बोलना चाहो तो ये क्या है, एक्स की पावर 0 इसकी गुणा में है और एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, जो कि अचर राशि है, ठीक है। तो सी क्या है आपकी एक अचर राशि है। बहुपद का प्रत्येक पद एक गुणांक अवश्य रखता है। जैसे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, कुछ नहीं लिखा रहा यानी कि एक। एक्स का गुणांक कितना है, -4, -4x में एक्स का गुणांक क्या है, -4 है, ठीक है। और 7 की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ चर राशि है ही नहीं, 7 क्या है आपकी अचर राशि, ठीक है। तो अचर राशि के गुणांक की बात नहीं की जाती, चर राशि की बात की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, यदि p ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस वाई फिर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/y, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखना इनपुट में यहाँ क्या है, y है, तो इधर आपका फलन भी सभी जगह y होगा। अगर मैं इसी को x की फॉर्म में लिखा होता तो ये ऐसे लिखा होता, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x, फिर होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। ये होता आपका अगर x की फॉर्म में होता तो। चार ऑप्शन, p ऑफ y बहुपद नहीं है, बहुपद है या नहीं है कैसे चेक करोगे, देखो इसको क्या करोगे, सभी पदों को आपस में गुणा कर लो, ठीक है। तो यहाँ से p ऑफ y, देखो सॉल्यूशन में लिखा भी है उसने, p ऑफ y ये था, है ना। पहले तो इसने क्या किया, यहाँ से y कॉमन ले लिया, वाई क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे y बचा जो कि इस वाई से कैंसिल आउट हो गया, एलसीएम लिया इसने, ठीक है। ये इस वाली टर्म में से तो इसने इसको यहाँ गुणा किया, वाई क्यूब प्लस 1 ये बन गया, अपन में y था वो यहाँ से y कॉमन लिया तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो बचा 3y प्लस 1 और ये आ गया वाई क्यूब प्लस 1। इसको मैंने क्या कर लिया, आपस में गुणा करने से ये वाला पद मिला। अब देखो यहाँ y की घात 4, y की घात 3, y की घात 1 और y की घात 0, तो यहाँ चर की घात क्या है, देखो p ऑफ y क्या है, एक बहुपद है तथा p ऑफ y में y3 बहुपद तो है, ठीक है। तो बहुपद नहीं, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। p ऑफ y में कितने पद है, 5, देख लो कितने हैं, 1 2 3 और 4, कितने पद है 4, तो 5 पद नहीं है 4 पद है, कितने पद है यहाँ पर 4 पद है, बहुपद नहीं है यानी कि बहुपद है। उसके बाद p ऑफ y में y क्यूब का गुणांक, y क्यूब का गुणांक कितना है 1, कितने दिया है 2, 2 नहीं है, कितना है y क्यूब का गुणांक 1। p ऑफ y में y का गुणांक कितना है 3, तो y का गुणांक देखो फाइनली y का गुणांक कितना है 3 है, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको गुणांक वगैरह बहुपद है या नहीं है, कितने पद है, ये आप कब देख सकते हो, जब आप इस तरह से इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में इसको लिख चुके हो बहुपद को, ठीक है। तो बहुपद को आपको पहले सिंप्लीफाई करके इस रूप में लिखना होगा, तभी आप उसके बारे में डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये घात वाला जो मैटर है ना, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके हायर एजुकेशन में भी काम आता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है, ठीक है। बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बहुपद लिखा है x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, ये बहुपद लिखा मैंने, है ना। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये तो समीकरण लिख दिया मैंने, बहुपद ऐसे लिखेंगे p ऑफ एक्स स्क्वायर p ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये क्या है मेरा बहुपद है।
इसमें देखो बहुपद में चर की अधिकतम घात वाला पद, तो अधिकतम घात वाला पद ये रहा, उस पद के घातांक को, तो यहाँ x की घातांक कितनी है 3, तो यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, घात को बोलेंगे अपन डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 3। एक चर में इन वन वेरिएबल, एक चर की बात करें तो एक चर वाले बहुपद की स्थिति में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर चर कितना था 1, जो कि क्या था x। कभी कभी आपके दो चर वाले बहुपद भी होते हैं जैसे x और y, तो एक चर वाले बहुपद की स्थिति में चर की जो अधिकतम घात होती है वही घात बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। जैसे √2 - y³ प्लस y⁵ प्लस 2y6 है ना, में ये तो क्या हो गया, यहाँ तक तो बहुपद हो गया। y में घात 6 का क्या है, एक बहुपद है। देखो अधिकतम घात कितनी है इसकी, y⁵ और 6x प्लस √3, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक बहुपद है। x में कितनी घात का बहुपद है, ये एक घात का बहुपद होगा। अब देखो √3 जो है आपका, ये √3 जो है ये क्या है, अचर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 की घात कितनी है, 1/2, तो अचर की घात तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो चर राशि है ना उस चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये इस प्रकार होता कि x की पावर 1/3 या 1/2 ऐसे इस प्रकार होता, या √x होता, तो ये बहुपद नहीं होता फिर। ठीक है, आगे चलें, दो या दो से अधिक चरों में। ऊपर जो मैंने बताया था वो तो था एक चर में बहुपद की घात कैसे देखेंगे, है ना, और ये है आपका दो या अधिक चरों में, इन 2 और मोर वेरिएबल्स, तो वहाँ पर आप घात कैसे डिफाइन करोगे। एक या एक से अधिक चर वाले बहुपद की स्थिति में प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग लिया जाता है तथा किसी भी पद में प्राप्त अधिकतम योग को बहुपद की क्या कहेंगे, घात कहेंगे। जैसे ये वाले पद में चर की घात कितनी है, 3 है। ठीक है, ये वाले पद में चरों की घात, अब दो चर है, x भी और y भी है, x की घात 2 y की घात 2, तो टोटल घात कितनी हो गई, 4 घात। और इस वाले में अचर है, कोई घात ही नहीं है, यानी कि 0 घात। तो x तथा y में कितने घात का, 4 घात का क्या है, एक बहुपद है। 4 कैसे आया, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 4, यहाँ कितनी है 3। उसी प्रकार यहाँ देखो आप, तो a और b, देखो ये a और b क्या है, आपके चर है, तो यहाँ a की घात 8, b की घात 1, तो 8 और 1 9 घात। ठीक है, यहाँ पे a और b की घात कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है ही नहीं, तो 0, तो अधिकतम घात कितनी होगी 9। तो है इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि a और b में घात 9 का क्या है, ये एक बहुपद है। फिर यहाँ पे आ गया एक नोट, देखो नोट में क्या बता रहा है ये, कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। एक शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। पहली बात, एक शून्येतर यानी कि शून्य के अलावा अचर बहुपद की, अचर बहुपद जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ p(x) और यहाँ पे आएगा फिर x⁵ माइनस x⁵ 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁵ तो 1.3 माइनस ये 1.1, तो ये आएगा 3 - 1 2, जो कि क्या है, अचर है। ठीक है, तो अचर बहुपद की घात क्या है, 0, इसकी घात कितनी है, p(x) बराबर 2 की घात क्या है, की घात 0, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ x⁵, तो अधिकतम घात कितना हो गया 0। ठीक है, एक शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती। ठीक है, शून्य बहुपद जैसे कि अगर p(x) बराबर 0, ये क्या है आपका शून्य बहुपद होगा। अब शून्य बहुपद की घात, अब अगर मैं देखो p(x) बराबर 0 के लिए, ये 0 के लिए यहाँ लिखूँ x⁵, तो x⁵ क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x⁵, तो इस हिसाब से मेरी ये घात क्या होगी, शून्य। लेकिन मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 0 गुणा में x⁵ से 5 लिख दूँ, फिर वापस 0 गुणा में x⁵ लिख दूँ, तो इस हिसाब से तो अपने ये बहुपद कितने घात का हो जाएगा, 6 घात का, है ना। और फाइनल रिजल्ट भी क्या बन रहा है, देखो ये इससे गुणा होगा 0, ये इससे गुणा होगा 0 है, अभी भी ये p(x) बराबर 0, तो मैं यहाँ 0 के गुणा में, 0 के मल्टीपल में चर राशि की कुछ भी घात लिख सकता हूँ। तो उस वजह से क्या होगा, आपकी ये घात शून्य बहुपद की घात क्या होती है, डिफाइन नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है ना। तो वो पेपर में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि एक शून्य बहुपद की घात होती है, कितनी होगी, 0 होगी, 1 होगी, या परिभाषित नहीं होगी, या नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, बहुपद g ऑफ y इज इक्वल टू 2y² माइनस 3/2y प्लस 7 में बहुपद की घात कितनी होगी। अब देखो, घात देखने के लिए सबसे पहले अलग अलग पदों में दे रखा है ना, और चर राशि की घात कैसी है, ऋणात्तर पूर्णांक के रूप में है। तो y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये कितनी घात का हो जाएगा, 2 घात का बहुपद हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन देख लो, बहुपद g ऑफ y इज इक्वल टू ये में y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बहुपद की घात हो जाएगी। देखो अब इसके बाद है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि सबसे पहले देख रहे हैं हम पदों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वो देख रहे हैं। तो यानी कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहला प्रकार है आपका टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 है आपका अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। केवल एक पद वाला बहुपद जो क्या रखता है, एक अचर पद रखता है, एक अचर बहुपद कहलाता है। जैसे यानी कि उसमें चर राशि ना हो, केवल एक पद वाला। ठीक है, तो अचर पद रखता है और केवल एक ही पद है। अब इसमें एक ही पद है जो कि क्या है, अचर, -6, 4 अचर है, 2/3 -3/4 आदि क्या है, सभी आपके अचर बहुपद है। सामान्यतः प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, आपका एक अचर बहुपद होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, एक बहुपद जो केवल एक पद रखता है जिसे केवल शून्य कहते हैं, एक शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे x² + 0, x - 0 आदि क्या है, आपके शून्य बहुपद हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 3 है आपका एक पदी यानी कि मोनोमियल। केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ इसने लिखा है कि एक बहुपद जो केवल एक पद रखता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूँ x² + 0 की, तो ये तो दो पद हो जाएंगे, तो केवल शून्य कहते हैं, एक शून्य बहुपद कहलाता है। और x - 0 को भी इसने क्या बताया, शून्य बहुपद बताया। ठीक है, तो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे ये शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ इसने लिखा है एक बहुपद जो केवल एक पद रखता हो। अब यहाँ तो कितने हो गए मेरे पास, दो पद हो गए, यहाँ भी कितने हो गए, दो पद। ठीक है, एक पद मेरे हिसाब से शून्य बहुपद क्या होगा आपका, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 बस। ठीक है, ये क्या होगा आपका शून्य बहुपद हो जाएगा। एक पदी, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। जैसे 5x एक पद है आपका, 7/3 xz ये भी एक पद है, -2 ये भी एक पद है। देखो ये कैसा है, एक पद है लेकिन एक चर राशि के साथ है। ये कैसा है, एक पद है लेकिन कितनी, दो चर राशि के साथ है। कितनी, दो चर राशि, x और z। और ये कैसा है, अचर है पर कैसा है, एक पदी है, यानी कि कितने पद हैं, इसमें एक ही पद है। ठीक है, और यहाँ इसने बोला है कि एक पद रखता है तो एक पद वाला तो यही होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, द्विपद या बाइनोमियल। केवल दो पद वाले बहुपदों को क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। जैसे x² + x दो पद है, y की पावर 30 + √2 यहाँ भी दो पद है, यहाँ y की घात 30 है, ये अचर हो गया। 5x² y + 6xz यहाँ भी कितने पद हैं, दो पद है। ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे, आपके द्विपद हो जाएंगे। उसके बाद चले हम त्रिपद पर। ठीक है, तो त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल, केवल तीन पद वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिपद बोल देंगे। ठीक है, जैसे x⁴ x³ + √2, ये 4 घात का, 3 घात का और ये 0 घात का, यानी कि अचर। ठीक है, ये दो की घात 1/2 यानी √2 है ना। यहाँ मैं लिख सकता हूँ x⁴ 0, तो ये कितना है, 0 घात का। ठीक है, और ये कितना है, 3 घात, ये 4 घात। कितने पद हैं, 1, 2 और 3 पद। यहाँ भी कितने हैं, 1, 2 और 3। कौन कौन सा, म्यू की पावर 43, म्यू की पावर 7 और म्यू की पावर 1। ठीक है, तथा 8y - 5xy + 9x², सभी क्या है, 3 पद। यहाँ भी कितने पद हैं मेरे पास, 3 पद हैं। ठीक है, तीनों कहाँ से जुड़े हैं, एक तो माइनस से, एक प्लस से। उसके बाद ये तो थे हमारे किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। अब है घात की संख्या के आधार पर बहुपद। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री। तो घात की संख्या के आधार पर बहुपद को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है आपका रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल।
ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, आपका 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे x+5, x में क्या है, आपका एक रेखिक बहुपद है। उसी प्रकार x+1, x+7, ठीक है, ये सब भी क्या है, आपके रेखिक बहुपद है। जैसे 2x+8 या 2x+11, ये भी क्या है, रेखिक बहुपद, यानी x की कितनी घात होनी चाहिए, 1। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि एक चर वाले रेखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 2 पद हो सकते हैं। इसलिए रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा, आपका ax+b होगा, जहां a तथा b क्या होती है, आपकी अचर राशियां, तथा a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हुआ तो ये चर राशि 0 हो जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा, b, तो ये एक घात का नहीं रह जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका अचर या 0 घात का बहुपद। इसी प्रकार ay+b में y में क्या होगा, आपका रेखिक बहुपद होगा, जहां a तथा b क्या होगी, अचर राशियां होगी, तथा a नॉट इक्वल 0 होगा। द्विघात बहुपद क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम, तो देखो यहाँ कितने चर हैं आपके, 2 चर, कौन कौन से, x और y। यहाँ भी 2 चर yz, यहाँ भी कितने, 2 चर zx। लेकिन घातें देखोगे आप तो x की घात 1, y की घात 1, तो यहाँ इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, इस वाले पद की घात 2, इस वाले पद की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 घात में बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कितने चर हैं आपके, चर, एक चर है, लेकिन इसकी घात कितनी है, आपके 2 है। यहाँ कितना चर है, एक चर, लेकिन इसकी घात कितनी है, 1। यहाँ कितना चर है ही नहीं, अचर है, ठीक है, और घात कितनी है, 0। लेकिन ये क्या है, x में कितना घात का, द्विघात का बहुपद है। मैंने आपको बताया था घात क्या होती है, तो चर राशि की अधिकतम जो पावर होती है वो घात हो जाएगी। तो x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो यानी कि इस पूरे बहुपद की, कौन से, ये जो इसने दिया है, ये इस पूरे बहुपद की घात कितनी है, आपकी 2 घात है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विघातीय या द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि एक चर वाले द्विघात में अधिकतम कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। इसलिए द्विघात, हाँ, एक चर वाले, एक चर यानी सिर्फ x वाले में, x वाले में कितने अधिकतम 3 पद है, जबकि यहाँ एक से अधिक चर था x, y और z, तो एक चर वाले में तो अधिकतम कितने पद होंगे, 3। इसलिए द्विघात का मानक रूप क्या हो जाएगा, आपका x² + bx+c। ये किसका मानक रूप है, एक चर वाले द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, एक चर वाले द्विघात का क्या है, ये मानक रूप है, जहां a, b और c क्या है, आपकी अचर राशियां हैं, तथा a नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a का मान 0 हो गया तो ये कितने घात का जाएगा, एक घात का, फिर अचर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार y में द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ay² + by + c, x के स्थान पर y जाएगा, इससे ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। जहाँ a, b व c क्या है, आपकी अचर राशियां हैं, और a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a का मान 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगी, ये वाले टर्म 0, फिर ये क्या रह जाएगा, रेखिक बहुपद रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, त्रिघात बहुपद यानी कि 3 घात का बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 3। चर राशि की घात तो हो, पर कैसी, अधिकतम घात है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 3 घातीय बहुपद हो जाएगा। जैसे 3x³ - 5x² + 6x + 1। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है, x की घात 3, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो x में कितने घात का बहुपद हो जाएगा, 3 घात का बहुपद। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि एक चर वाले 3 घातीय बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ + bx² + cx + d होगा। ये क्या है, आपका त्रिघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक
पोलिनोमियल, ठीक है। इसी प्रकार ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी, वाई में कितने घात का, 3 घात का बहुपद है, जहाँ ए बी और सी डी क्या है, अचर राशियाँ हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं चतुर्घात बहुपद पर। चतुर्घात बहुपद बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, मैक्सिमम घात 4 हो, वो चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। जैसे एक्स की घात 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 4, तो ये कितना है, चतुर्घात बहुपद यानी कि 4 घातीय बहुपद है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि एक चर वाले चतुर्घात बहुपद का मानक रूप एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होगा, जहाँ ए बी सी डी ई अचर राशियाँ होंगी और ए नॉट इक्वल 0 होगा। और चतुर्घात बहुपद में जिसमें एक चर राशि होती है उसमें पदों की संख्या क्या होगी, उसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपके, 5 पद, ठीक है। इसी प्रकार ए वाई की पावर 4 प्लस बी वाई क्यूब प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस ई, वाई में कितने घात का, चतुर्घात का बहुपद है, क्योंकि वाई की अधिकतम घात कितनी है, 4, जहाँ ए बी सी डी ई अचर राशियाँ हैं और ए नॉट इक्वल 0 है। क्यों, क्योंकि यदि ए बराबर 0 हुआ तो ये वाई की पावर 0, वाई की पावर 4 भी क्या हो जाएगा, 0, तो कितने घात का रह जाएगा, 3 घात का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, छोटा सा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। बहुपद 3y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2y की अधिकतम घात कितनी होगी। देखो फर्स्ट वाले पद की अधिकतम घात कितनी है, 3, इस वाले पद की अधिकतम घात कितनी है, 2, और इस वाले पद की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3, ये क्या हो जाएगी, 3, इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी आपकी, 3। देखो के बाद है हमारा बहुपद का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। x बराबर a पर एक बहुपद p ऑफ x का मान p ऑफ a होता है, ठीक है। यानी कि x बराबर a पर बहुपद के मान का मतलब है कि x के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, a रख दिया। यदि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तब x बराबर 2 पर, तो यहाँ जहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या रख दो, 2 रख दो। तो p ऑफ 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, ये x के स्थान पे 2 रख दिया अपने, है ना। ये 6 सगा सही गुणा कर लो, जोड़ लो, तो कितना आया मेरे पास, 14। तो यानी कि p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 14, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, तब x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा x के स्थान पर क्या रख दो, 2 पुट कर दो, तो p ऑफ x इज इक्वल टू ये रहा, x बराबर 2 रख दिया, तो p ऑफ 2 ये 5, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, ये 2, ये 5 चौक 20 माइनस 8 प्लस 2 कितना है, 14 आएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, यदि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और x प्लस 1 हो, तो p ऑफ 3 का मान क्या होगा। p ऑफ 3 का मान मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, एक p ऑफ 3, तो 3 रख दो सब जगह x के स्थान पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 1, तो p ऑफ 3 बराबर क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12 प्लस 3 और नीचे 3 और 1 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 और नीचे 4, तो कितना है मेरे पास 6। तो p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, क्या आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। उसी तरह से इसने भी सोल्व कर दिया, तो p ऑफ 3 का मान क्या आ गया आपके, 6। उसके बाद आता है बहुपद के शून्य, ठीक है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। यानी कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि एक बहुपद के शून्यक या शून्य, ठीक है। किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है आपका, 0। जैसे बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में x बराबर -1 अगर आप रखोगे, तो बहुपद का मान यानी p ऑफ -1 का मान क्या प्राप्त होगा आपको, 0। तो जो ये x बराबर -1 है ना, ये -1 क्या होगा, बहुपद का क्या कहलाएगा आपका, शून्यक कहलाएगा। तो x बराबर -1 बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा।
यदि x बराबर a किसी एक घातीय बहुपद का शून्यक है तब वह बहुपद क्या होगा, x माइनस a होगा। यदि x बराबर a तथा x बराबर b किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक हैं तब x माइनस ए तथा x माइनस बी उस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। और वह बहुपद x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होगा। यानी कि अगर आपको बहुपद का शून्यक पता हो तो आप बहुपद लिख सकते हो। जैसे एक बहुपद रेखीय बहुपद है आपका एक घातीय, तो यदि x बराबर a क्या है उसका शून्यक है ना, तो बहुपद क्या हो जाएगा, x माइनस ए। और अगर दो शून्य के x बराबर a और x बराबर b दो घात के बहुपद के क्या हैं, अलग अलग दो शून्यक हैं, तो x माइनस ए और x माइनस बी उस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। और वो बहुपद कैसे लिखा जा सकता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो उसी प्रकार यदि x बराबर a, x बराबर b और x बराबर c किसी तीन घातीय बहुपद के क्या है, शून्यक है, तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी तथा x माइनस सी उस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। और उस बहुपद को कैसे दर्शाया जा सकता है, इन तीनों गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर अर्थात एक्स क्यूब। अब इसको जब आप गुणा करके सोल्व करोगे ना तो ये ऐसा बनेगा, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स और माइनस ए बी सी। यानी कि इस प्रकार कितने भी घात का बहुपद क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे शून्यक पता हो तो। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, यदि द्विघातीय बहुपद के शून्यक 1 और माइनस 2 है तब बहुपद क्या होगा। तो देखो शून्यक क्या दे दिया इसने, एक तो दिया x बराबर 1, एक दिया x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 1 तथा x प्लस 2 बहुपद के क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, गुणनखंड होंगे तथा बहुपद को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, इनके गुणनफल, यानी x माइनस 1 और x प्लस 2 के गुणनफल के बराबर। गुणा कर लो इसको तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2। सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सेकंड ऑप्शन। इसी प्रकार इसने भी सोल्व किया होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये वाला पार्ट ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस साइड तो क्या लिखे हुए हैं, बहुपद के प्रकार कौन कौन से बहुपद हैं, यहाँ उनकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, सामान्य रूप, इसी को बोलते हो आप जनरल फॉर्म। शून्यकों की संख्या ये नीचे लिखी हुई है और शून्यकों में संबंध ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, देखना आप सबसे पहले अगर रेखिक बहुपद की बात करें तो रेखिक बहुपद को किस प्रकार लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तो आपके लिए सब में रहेगी कंडीशन, तो इस पर तो ज़्यादा ध्यान दो मत। तो रेखिक बहुपद किस प्रकार का होगा, एक्स प्लस बी प्रकार का होगा। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। कितने घात, जैसे रेखिक है ना, तो रेखिक कितने घात का होता है, एक घात का, एक घात का बहुपद है ना। अगर एक घात का बहुपद है ना तो उसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, अधिकतम एक होगी। और शून्यकों में संबंध क्या होगा, k बराबर माइनस बी बटा ए, अर्थात k बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणा। ठीक है, इसको सूत्र की तरह से भी ध्यान रख सकते हो आप, और जनरल फॉर्म में अगर आपको ध्यान है तो डायरेक्ट सूत्र की तरह से भी ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट माइनस अचर पद बटा x का गुणा। द्विघातीय बहुपद की अगर बात करेंगे तो उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल 0, ये आपके लिए होगा ही होगा। इसमें शून्य कितने होंगे आपके, 2। क्यों, क्योंकि द्विघातीय बहुपद है, तो कितने घात का होगा, 2 घात का, 2 घात का है ना, तो उसमें शून्य कितने होंगे, 2। तो अब देखना, इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है आपका, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस बी बटा ए। ये किसके हिसाब से लिखा, जनरल फॉर्म के हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से। और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्य क्या है, ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा शून्यक हैं। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी बटा ए। ये था मेरा 3 घात के बहुपद का, सॉरी 2 घात के बहुपद का। 3 घात के बहुपद के लिए
त्रिघातीय बहुपद यानी कि कितने घात का होगा, 3 घात का बहुपद होगा। ठीक है, 3 घात का बहुपद होगा। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, 3 घात के बहुपद में 4 पद है। ठीक है, a नॉट इक्वल 0 इसकी कंडीशन होगी सही। ये क्या है, इसके शून्य, कितने शून्य होंगे इसके, 3 शून्य होंगे 3 घात के बहुपद के। अधिकतम 3 होते हैं, ये अब आगे बात करेंगे फिर, अभी तो 3 होते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग, अगर 3 शून्यक मैं मानूँ, कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा, ये क्या है मेरे पास 3 शून्यक है। ठीक है, 3 शून्यकों का योग क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक या माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। उसके बाद दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि सी बटा ए, यानी कि सी बटा ए आ जाएगा, ये प्लस में आएगा। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, इसी को कहेंगे माइनस डी बाई ए, ये माइनस डी बाई, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। अल्टरनेटिवली शुरू में तो क्या आएगा, प्लस आए, शुरू में माइनस, ये शुरू वाले के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या आएगा माइनस बी बटा ए। उसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, दो दो के हिसाब से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले आया माइनस फिर आएगा प्लस, तो सी बटा ए। फिर इसके बाद माइनस आ गया प्लस आ गया फिर वापस माइनस, इस बार तीनों का एक साथ गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा, तो क्या आ जाएगा डी बटा ए। जैसे आप याद रखना चाहो ये माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना। के बाद एग्जाम्पल नंबर 7, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी के शून्य किस प्रकार हों कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तब सी का मान क्या होगा। अल्फ़ा बीटा दे दिए, बहुपद के क्या है, शून्य के हैं, 2 घात का बहुपद है, अधिकतम घात कितनी है 2, 2 घात का बहुपद कितने शून्य होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, तो सी का मान पूछा है। चूंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस सी के क्या है, शून्य के, इसी को थोड़ा सा ओपन कर लिया। ठीक है, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, देखो अगर आपकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो अगर इसके दो शून्य क्या हैं, अल्फ़ा बीटा, तो शून्यकों का योग क्या होगा आपका, माइनस बी बटाए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा आपका, सी बटाए। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखना माइनस सूत्र का माइनस, मैं एक बार लिख के बता दूँ, सूत्र का माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है माइनस पी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, इसी को सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा फाइनली पी, ये क्या लिख दिया पी। शून्य का गुणनफल क्या होता है आपका, सी बटाए यानी सी यानी कि अचर पद, अचर पद क्या है माइनस पी प्लस सी, या इसी को लिख सकता हूँ सी माइनस पी बटा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि क्या है मेरे पास 1, तो क्या आ जाएगा सी माइनस पी। उसके बाद इसने ये एक कंडीशन दी है, ठीक है, कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो उसके बाद इनको मैंने क्या किया, गुणा कर लिया, तो ये क्या बनेगा अल्फ़ा बीटा, फिर उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1, अल्फ़ा बीटा का मान ये रहा सी माइनस पी और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये रहा पी, रखा सोल्व किया तो सी का मान क्या है मेरे पास -1, तो कितना होगा सी का मान -1 होगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के बहुपद हैं, ये बहुपद नहीं आएगा, ये के शून्यक हैं, शून्यक हैं, तब 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा का मान क्या होगा। देखो माना दिया गया बहुपद एफ एक्स बराबर क्या है 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की तुलना एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है मेरी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से तुलना करी तो ए बराबर क्या आ गया मेरे पास 6, बी बराबर क्या आ गया 3, सी बराबर -5 और डी बराबर 1। कैसे आया, देखो एक्स क्यूब का गुणांक क्या होता है ए, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 6, तो ए का मान 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो बी का मान 3, एक्स का गुणांक क्या है सी,
तो यहाँ x का गुणांक क्या है -5, तो ये आ गया c का मान -5। अचर पद कितना है d, यहाँ अचर पद कितना है 1, तो d का मान क्या आ गया 1 आ गया। क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुपद p ऑफ x के क्या है शून्यक है, ठीक है, और इनमें मैंने संबंध आपको बताया था अभी, तो इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है अपना -b/a। तो तुलना कर लो आप, है ना, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना कर लेंगे, तो -b/a। b का मान क्या है मेरे पास 3 और a का मान कितना है 6, तो -3/6 -1/2। उसी प्रकार अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आगे पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, c/a, तो -5/6 और अल्फ़ा बीटा गामा -d/a -1/6। उसके बाद 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, इसका मान निकालना है। एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा बीटा गामा बनेगा ये अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, एलसीएम आपको लेना आता ही है। अब ये ऊपर वाले का मान यहाँ से रख दो -5/6 और नीचे अल्फ़ा बीटा गामा का मान यहाँ से रख दो -1/6, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब p ऑफ x और q ऑफ x कोई क्या है दो बहुपद है, जहाँ g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद तो हम बहुपद qx और rx ऐसे बहुपद प्राप्त कर सकते हैं कि p ऑफ x किसके बराबर होगा आपका g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। ये वही है आपकी शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बस यहाँ पर क्या है कि सब जगह भाज्य भाजक भागफल और शेषफल सब क्या होंगे बहुपद होंगे। भाज्य भी आपका बहुपद है, भाजक भी बहुपद है, भागफल भी बहुपद है और शेषफल भी एक क्या है बहुपद ही होगा। जहाँ आर ऑफ एक्स बहुपद जो होगा वो या तो 0 हो सकता है ना, और उसके अलावा आर ऑफ एक्स की घात जी ऑफ एक्स की घात से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, यानी कि जो आपका शेषफल है उसकी घात जी ऑफ एक्स यानी कि जी ऑफ एक्स आपका भागफल है, ठीक है। तो हाँ भागफल है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, जी ऑफ एक्स तो भाजक है, ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, दोनों गुणनफल में है, ठीक है। पर ये आप तो ये ध्यान रखना कि आर ऑफ एक्स की घात क्या होगी जी ऑफ एक्स की घात से हमेशा कम होगी। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहलाएगा, ठीक है। बहुपदों के लिए तो विभाजन एल्गोरिदम, और यही अपन ने सामान्य संख्याओं और नंबर सिस्टम में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल क्या होगा यदि p ऑफ x बराबर क्या है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और g ऑफ x बराबर क्या है x² - 2 हो तो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि p ऑफ x में g ऑफ x का भाग लगाना है और भागफल निकालना है। भाजक क्या दे रखा है x² - 2 का भाग लगाना है, और किस में लगाना है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 में। यहाँ भाज्य और भाजक दोनों किस में है मानक रूप, मानक रूप मतलब आपका जैसे 3 घात का है ना, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है आपकी मानक रूप है, ठीक है। उसके बाद चलो आप भाग लगाना है, तो अंदर तो क्या लिख दिया जिसमें भाग लगाना है और बाहर आ गया जिसका भाग लगाना है। देखो भाग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x³ पहला पद, और यहाँ का पहला पद क्या है x², भाग लगाया कितना आया x आया, उसको यहाँ लिख दिया भागफल में। फिर उस x को किससे गुणा करो x² से, x को x² करोगे तो x³ आ गया। फिर ये -3 है, नहीं अभी ये नहीं है, अभी तो बाद में आएगा। x को किससे गुणा करना है -2 से, तो क्या आएगा माइनस का 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ माइनस ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद -3x² ऊपर से डायरेक्ट एज इट इज़ लिख लिया, और 5x में 2x जुड़ेंगे तो 7x और -3 एज इट इज़। उसके बाद वापस भाग लगाओ, -3x² में किसका भाग लगाना है आपको x² का, x² से x² क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या आपका -3, तो -3 आपका क्या आ गया भागफल आ गया। फिर -3 को इससे वापस गुणा करेंगे तो -3x² आ गया, और -3 को -2 से करोगे तो प्लस का 6 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करते ही यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस,
तो ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट। यहाँ से 7x एज इट इज़, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9। तो शेषफल तो क्या बचा आपका 7x माइनस 9 और भागफल क्या है आपका x माइनस 3। तो भागफल तो x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, भागफल x माइनस 3 है ना, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नीचे वापस क्या आई, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। माना p ऑफ x एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला क्या है, बहुपद है, और a कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। यदि p ऑफ x को रैखिक बहुपद x माइनस a से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ a, वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद नोट लगाया इसने कि यदि p ऑफ x और g ऑफ x ऐसे दो बहुपद हों कि p ऑफ x की घात बड़ी या बराबर हो g ऑफ x की घात से, ठीक है, और g ऑफ x नॉट इक्वल 0 रहेगा हमेशा, तो हम ऐसे बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं कि p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये वही है आपका a बराबर p q प्लस r। ठीक है, पर कितना सा है कि a b r और q पहले क्या थे, सामान्य संख्याएं थी, और अब यहाँ पर a b r q क्या है, आपके बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ r ऑफ x नॉट इक्वल 0, आर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आर एक्स का मान या तो 0 हो, यानी कि शेषफल या तो 0 होगा, या फिर क्या होगा कि शेषफल की जो आपके घात है ना, वो g ऑफ x की घात से क्या होगी, हमेशा कम होगी। शेषफल की घात हमेशा कम होगी। ठीक है ना, इससे g ऑफ x से। अब g ऑफ x क्या है आपका, देखो px तो क्या है, भाज्य है ना, और g ऑफ x क्या हो सकता है आपका, या तो भाजक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, भागफल हो सकता है। तो उन दोनों से आपकी क्या होनी चाहिए, घात कम होनी चाहिए। के बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब सीधी सी बात है कि तो देखो दो तरीके हैं इसके, या तो मैं क्या करूं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग लगाऊं किसका, x माइनस 1/2 का। ठीक है, भाग लगाने से क्या होगा कि कब तक भाग लगाएं कि आपका जो ये आर ऑफ एक्स यानी कि जो शेषफल है उसकी जो घात है वो या तो इसके बराबर आ जाए, 3 घात से कम हो जाए, 1 घात आ जाए। ठीक है, तब तक जाना है मुझे। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है ना। अब देखो एक एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये तो है आपका भाज्य, ठीक है, और भागफल आपका आने वाला है। ये कितनी घात का है, ये 1 घात का है। ठीक है, भागफल कितनी घात का आएगा आपका, 2 घात का आएगा। तो जो आपका शेषफल होगा ना वो क्या होगा, 1 घात से तो कम का ही होना चाहिए। ठीक है, अब 1 घात का कम यानी कि 0 घात का शेषफल बचेगा आपका, है ना। उसके अलावा एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट भाग लगाओ, या फिर एक तरीका ये है कि आपको जो बहुपद दे रखा है p ऑफ x मान लो उसे, ठीक है, और इसका शून्य क्या है, x माइनस 1/2 का शून्य क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, अब अगर ये 1/2 अगर आप बहुपद में रखोगे ना तो आपको डायरेक्ट शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ, देखो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, है ना, वापस इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। फिर ये दोनों जुड़ेंगे, 3x स्क्वायर बाई 2, देखो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो क्या आ जाएगा ये 7x स्क्वायर बाई 2, ये आएगा आपका 7x स्क्वायर बाई 2 आ गया। ऊपर से क्या उतारा आपने, 3x उतार लिया। अब कितनी बार भाग जाएगा, 7/2 x बार। ठीक है, फिर 7/2 x इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 7/2 x स्क्वायर बन जाएगा। फिर आएगा माइनस, कितना बचेगा, 7/4 x आएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल आउट। अब इन दोनों को जोड़ लो, किस किस को, 3x को और प्लस के 7/4 x को, कितना आएगा, 4 × 12x प्लस 7x, तो कितना आ जाएगा 19x/4, तो ये हो जाएगा आपका 19x/4। ऊपर से क्या उतारेंगे, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 19/4 बार, तो कितना आएगा 19x/4। फिर यहाँ आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये 19/4 इससे गुणा होगा, तो यह आएगा माइनस का 19/8। ठीक है, यहाँ से क्या कर लो, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा कैंसिल आउट।
यहाँ पे क्या बचा, ये बचेगा आपका, एक में क्या जोड़ना है, 19/8 जोड़ना है। तो 19 में 8 जोड़ा आप कितना हो जाएगा, 27/8। ठीक है, ये क्या है आपका शेषफल आ गया। अब ये तो मैंने आपको भाग विधि से बता दिया है। और भागफल क्या मिला मुझे, ये मिला x² प्लस 7/2x प्लस 19/4। कितने घात का है, 2 घात का है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, 2 घात का आएगा आपका भागफल। और शेषफल कितने घात का मिला, 0 घात या 0 घात का, यानी कि यहाँ x का कोई पद है ही नहीं। अब इसने देखो यहाँ पे क्या किया कि ये जो 1/2 था ना, इसका शून्यक, उसको कहाँ रख दिया, बहुपद में, किसमें, p ऑफ x में पुट कर दिया। तो p ऑफ 1/2 का मान निकाल लिया। तो 1/2 का क्यूब प्लस ये सब मान रखा, कैलकुलेट किया, तो इसके भी क्या आया, p ऑफ 1/2 का मान 27/8। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3, 27/8। नेक्स्ट है अपना गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन। दिए गए व्यंजक को दो या अधिक सरलतम व्यंजकों अथवा खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजक अथवा खंड को व्यंजक का क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, तथा इस क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, x³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स। 9x³ को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3, उसके बाद x और x। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है गुणनखंड पर प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। नीचे चलते हैं, देखो, यदि q ऑफ x घात n ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है, यानी कि घात कितनी है इसकी, n, और n का मान क्या है, 1 या 1 से बड़ा वाला क्या है, एक बहुपद है। तो a कोई, स्मॉल a कोई वास्तविक संख्या है ना। तो q ऑफ a बराबर 0 हो तब x माइनस a क्या होगा आपका, q ऑफ x का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। यदि x माइनस a q ऑफ x का क्या हो, एक गुणनखंड हो, तो q ऑफ a बराबर क्या होगा, 0। ये वही बात है, जैसे मान लो आपने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपकी कोई दी घात है। ठीक है, मान लो इसके गुणनखंड क्या होते हैं आपके, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा आपका, x माइनस अल्फ़ा। तो देखना फर्स्ट कथन क्या कह रहा है कि यदि q ऑफ a बराबर 0। अब देखना इसका मतलब ये है कि x बराबर अल्फ़ा रखने पर, x बराबर अल्फ़ा रखने पर इस बहुपद का मान, कौन से, इस द्विघात का मान क्या हो जाए, 0 हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस a q ऑफ x का क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी कि x माइनस अल्फ़ा इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इसी प्रकार इसी को उल्टा बोलो तो, यदि x माइनस अल्फ़ा इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर अल्फ़ा जब मैं रखूँगा इसमें बहुपद में, तो q ऑफ अल्फ़ा बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, निम्न में से 3x² प्लस 7x का एक गुणनखंड क्या होगा। देख लो नीचे, देखो सबसे पहले f ऑफ x बराबर ये मान लिया मैंने, x बराबर 0 रखा। ठीक है, चेक कर करके देखना सबको, x बराबर 0 रखा तो f ऑफ 0 आएगा यहाँ। ठीक है, तो 0 रखा कहाँ पर, x² में, यहाँ x की जगह 0, यहाँ भी 0, तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, 0। तो x बराबर 0 से मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 0, f ऑफ 0 बराबर 0, ये मिला मुझे f ऑफ 0 बराबर 0। तो x बराबर 0 क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 7x का क्या होगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। के बाद चलें द्विघात बहुपदों का गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात समीकरण या दो घात के बहुपदों का आपको गुणनखंड करना है। सबसे पहला तरीका, मध्य पद को विभक्त करके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये सबको आपको पता होगा ही सही, फिर भी एक बार देख लेते हैं। माना एक द्विघातीय बहुपद x² प्लस lx प्लस क्या है m, जहाँ l और m क्या है, अचर पद हैं। अब मध्य पद lx को ठीक है, ax प्लस bx में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ab बराबर m हो। ठीक है, मतलब इस प्रकार विभाजित कर, डिवाइड कर, मतलब टुकड़ों में तोड़ते हैं हम उसे, कि गुणा करने पर तो क्या मिले, कि ये m मिले, ये गुणा करने पर तो क्या मिले, m, और जोड़ने या घटाने पर क्या मिलना चाहिए, आपका lx मिलना चाहिए। तो x² प्लस lx प्लस m बराबर, इसको तोड़ दिया मैंने lx को, lx के स्थान पे क्या लिखा, ax प्लस bx। उसके बाद क्या किया, x कॉमन लिया, यहाँ पे b कॉमन आ गया, तो ये क्या बना, x प्लस a इंटू x प्लस b बन गया। ठीक है, ये आप करते आ रहे हो काफ़ी पहले से, तो आपको ये पहले से ही पता होगा। उसके बाद गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम, माना x² प्लस bx प्लस c क्या है, आपका दो घातीय बहुपद। माना दो गुणनखंड क्या है इसके, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा।
तो a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इसी को थोड़ा सा मानक रूप में अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के गुणांक अलग, एक्स के गुणांक अलग और अचर पद अलग। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बना, फिर उसमें एक्स तथा अचर पदों की अगर हम तुलना करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा बीटा आएगा सी बटा ए। ये हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को सरल करेंगे तो हमें अल्फ़ा और बीटा के मान मिल जाएंगे, जो कि क्या होंगे, उस बहुपद को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि पी ऑफ अल्फ़ा बराबर भी 0 मिलेगा और पी ऑफ बीटा बराबर भी क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 12, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 के मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करो। अब देखो, सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, 2, उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो, ये 2 को तो एक साइड कर दो, 2 से कोई मतलब नहीं अभी हमें। 6 को इस प्रकार तोड़ना है, 6 इंटू 1, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, अगर कुछ और होता तो 6 को उससे गुणा कर लेते हैं। 6 को इस प्रकार 2 अंकों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, गुणा करने पर तो आना चाहिए 6, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक है। तो एक जोड़ने या घटाने पर तो 5x आना चाहिए, और गुणा करने पर, यानी कि जो इनके गुणांक होंगे ना, जैसे मैं आपको बताऊं, ये होगा जैसे 2x प्लस 3x में तोड़ेंगे, तो 2x प्लस 3x को जब आप जोड़ोगे ना तो ये क्या बन जाएगा आपका 5x, जो कि क्या बन रहा है, यही बन रहा है। और इनके गुणांकों को जब आप गुणा करोगे 2 और 3 को, तो क्या बनना चाहिए, वो 6 बनना चाहिए, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये 2 एज इट इज़, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये 2 बाहर एज इट इज़, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, फिर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 बचेगा। तो फाइनली ये क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका, सेकंड ऑप्शन। देखो यहाँ पे ये गलती हुई ना, ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने इसके 2 कॉमन जो आ रहा था ना उसको ध्यान नहीं दिया, और फर्स्ट ही ऑप्शन उसने वो वाला डाल दिया जहाँ पे 2 नहीं है। तो हम ये वाली गलतियाँ क्या करते हैं, एग्जाम में छोटी छोटी गलतियाँ हमसे करवाई जाती है, तो इस 2 को भूलना मत, ये 2 भी है साथ में। एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, किसी भी ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन एक बार देख लिया करो, कि कभी कभी इनमें से कोई नहीं, ये इस तरह के ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, उलझा देते हैं, ठीक है। के बाद है 3 घातीय बहुपदों का गुणनखंडन, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। 3 घातीय बहुपद के गुणनखंड के लिए मध्य पद विभक्त करने की विधि लागू नहीं होती, ठीक है। यानी कि जैसे हमने अपने क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात बहुपद को मध्य पद को डिवाइड मतलब विभक्त कर लिया था, तोड़ लिया था, उसी प्रकार 3 घात के बहुपद में नहीं होगा। इसे प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कम से कम एक गुणनखंड की क्या होगी, जरूरत होगी, जिसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयास विधि, ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात दिए गए बहुपद को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वह 2 पदों का क्या बन जाए, गुणनफल बन जाए, जिनमें से एक पद का इसका गुणनखंड हो, अन्य एक द्विघातीय बहुपद हो। अब इस द्विघातीय बहुपद को पिछली वीडियो द्वारा हल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 घातीय बहुपद आएगा, उसमें क्या करोगे आप, जैसे 3 घात का बहुपद का रूप होता है आपका ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई बराबर 0। मान लो कि x बराबर 1 क्या कर रहा है, इस बहुपद को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x बराबर 1 रखने पर ये बहुपद का मान 0 हो रहा है। तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। उस x माइनस 1 का किस में भाग लगाएंगे, हम इस बहुपद में भाग लगाएंगे। भाग लगाने से मुझे क्या मिलेगी, 2 घात की समीकरण मिलेगी। मान लो वो क्या मिली, ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी, ठीक है। मान लो ये द्विघात समीकरण मिली, फिर इसके वापस मध्य पदों के टुकड़े करके इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो एक गुणनखंड ये हो गया, 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, 3 गुणनखंड, 3 घात की समीकरण, ठीक है, और 3 ही शून्यक होते हैं उसके। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हो। देखो एक तरीका, एग्जाम्पल नंबर 13, 3 घात का बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, सॉरी माइनस 5 के गुणनखंड पूछे हैं। अब एक तरीका तो मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया वो कर सकते हो आप, है ना,
और इसने क्या किया है कि देखो सबसे पहले तो पी ऑफ 5 रखा इसमें 3 घात के बहुपद में, क्या मिल गया 0। तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, बहुपद पी ऑफ एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया है कि तुलनात्मक रूप से जैसे 3x² था, 3x² माइनस 9x माइनस 5 था, तो इसने माइनस 3x² को ऐसे लिखा -5x² प्लस 2x² के रूप में, और 9x को कैसे लिखा -10x प्लस x के रूप में। तो आप सोचो कि ये कैसे तोड़ा इसने, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, देखो अंदर क्या था, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। इसमें किसका भाग लगाना है मुझे, x माइनस 5 का। लगाओ भाग, क्या आएगा x², यहाँ बनेगा x³, ये बनेगा आपका -5x², यहाँ आएगा प्लस, ये माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, तो ये बचेगा आपका 2x² माइनस 9x के बाद कितनी बार जाएगा, 2x बार जाएगा, कितना आया 2x², और ये आएगा आपका माइनस का 10x प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका x, ठीक है, यहाँ बचेगा -5, ये कितनी बार जाएगा, एक बार, x माइनस 5 माइनस प्लस कैंसिल आउट, शेषफल 0। तो क्या आया दूसरा गुणनखंड, तो ये बनेगा आपका x माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। इसके वापस आप गुणनखंड कर लो, कैसे करोगे कि वापस देखो x² गुणांक 1 और इधर भी 1, गुणा करने पर क्या मिल रहा है 1, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 1 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2x। तो इसके गुणनखंड होंगे आपके x² प्लस x प्लस x प्लस 1। x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 1, क्या बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या चल रहा है x माइनस 5। ये भी क्या आया देखो x माइनस 5 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसने तुलनात्मक रूप से उनको तोड़कर और फिर कॉमन लेकर ऐसे सोल्व किया है, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उससे अच्छा आप ऐसे भाग लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये भाग लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर मान लो ये ऐसा भी हो सकता था कि इसके मान काल्पनिक निकल जाए, जैसे 2 घात का बहुपद है इसके मान काल्पनिक हो, तो या x माइनस 5 ही गुणनखंड हो जाए और वो ऑप्शन में ना हो, तो इनमें से कोई नहीं भी सही हो सकता है। तो आपको एक बार भाग लगा के देख लेना है, अगर मान लो शेषफल कुछ बच रहा होगा तो फिर वो आपको गुणनखंड करना पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला नहीं है, सॉरी, यहाँ x प्लस 1 है ना, तो x माइनस 5 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो तीनों ऑप्शन लगभग सेम दिए हैं, तो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना। आगे इसने वैकल्पिक विधि लिखी है, p ऑफ x बराबर ये है गुणनखंड, ये और ये है, चलो छोड़ो इसे, आगे चलते हैं। बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। बीजीय व्यंजक वह व्यंजक होता है जो कि पूर्णांकीय अचर, चरों तथा बीजीय संक्रियाओं द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। जैसे 3x की पावर 4 प्लस 2x² माइनस x प्लस 3, ये एक अलग बीजीय व्यंजक हो गया। उसके बाद 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये अलग बीजीय व्यंजक हो गया। बीजीय सर्व समीका एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मान के लिए क्या होगी, सत्य होगी। सर्व समीका वो होगी जो चरों के सभी मान के लिए सत्य हो जाती है, ठीक है, यानी कि x का मान मैं जो भी रखूँगा वो दोनों पक्षों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। दो चीज़ होती है, एक होती है आपकी सर्व समीका, एक होती है आपकी असमीका, ठीक है। सर्व समीका वो होती है जो सभी x के मानों से क्या होगी, संतुष्ट होगी, ठीक है। और असमीका क्या होगी आपकी, असमीका वो होगी जो x के किसी अंतराल या स्पेसिफिक मानों के लिए क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। असमीका आगे आएगी, आगे पढ़ लेंगे हम। तो सर्व समीका के बारे में बात कर रहे थे, तो देखो ये इंपॉर्टेंट सर्व समीकाएं हैं जो आपके गुणनखंड करने में काम आती रहती है। फर्स्ट ये थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको एक बार कंफर्म करवा दूंगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है, x² प्लस
2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फोर्थ है आपकी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, बाहर x और a इंटू बी। पाँचवीं है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। नंबर 6 है आपकी x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट है आपका नंबर 7 x माइनस वाई का क्यूब या होल क्यूब। क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक के अंदर वापस x माइनस वाई। इसी को हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। नेक्स्ट है आपकी नंबर 8वीं असमीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता रहता है। और ये लास्ट दो वाली भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, 0 हो, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz के। इसी को ये ऐसे भी बोलता है इस रिजल्ट को कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा, 0। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होगा 1/2 कोष्टक एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 14 105 इंटू 106 का सॉल्यूशन क्या होगा। चार ऑप्शन दे दिए इसने। अब 105 इंटू 106 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6, 105 106, तो ये बन गया आपका a प्लस बी इंटू, देखो ये बना है आपका a प्लस बी इंटू ए प्लस सी बोल दो। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने एक देखो लिखा था यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उस फॉर्म का बन गया ये, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी रूप का बन गया। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से आप रख लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x के यहाँ पर x का मान क्या है, देखो x का मान है 100, a का मान कुछ भी ले लो 5 ले लो, b का मान क्या ले लो 6 ले लो। तो ये वाले सूत्र में जब आप ये वाले मान रखोगे ना, तो ये वाली समीकरण मिल जाएगी 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। यहाँ इसने देखो ये इक्वेशन भी लिख दिया आपके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 111/30। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 है आप में दिया है कि 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30zx का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, तो कौन सा वाला था, यहाँ पे वो वाला काम आएगा। देखो कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy था शायद, 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो पहले मैं इसको जो भी दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में अरेंज करूँगा। तो 25x स्क्वायर को लिखा 5x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को लिखा 2y का होल स्क्वायर, 9z स्क्वायर को लिखा 3z का होल स्क्वायर।
उसके बाद -20 XY था तो 2 अलग से ले लिया, तो ये बन गया मेरे पास -5x इंटू 2y। 2 अलग से लिया, ये बना 2y इंटू 3z। यहाँ पे 2 अलग लिया तो 3z इंटू 5x। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 5x, ये रहा 2y, ये रहा 3z, ये रहा। अब ये 2y माइनस में और 3z प्लस में क्यों लिया? देखो 2y के आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस प्लस इस प्रकार ले लिया। तो क्या बना 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अगर आपको डाउटफुल लग रहा हो तो आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख के भी आप सेटिस्फाई करवा सकते हो। जैसे मान लो मैं रखूँ x बराबर 1, y बराबर, चलो छोड़ो, आप कैलकुलेट कर लेना इसको। डायरेक्ट अगर स्क्वायर भी करोगे ना आप तो फिर ये आपको ये प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 16। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या है 40, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 9, है ना, तो इसका क्या कर लो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने से क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर तो हो गया 81, और इधर सूत्र लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ थोड़ी सी मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? हाँ, ये प्लस आता है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे गड़बड़ लग रहा है, देखो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर तीनों जगह क्या था? प्लस था आपका। ये मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, तीनों जगह प्लस था। ये क्या था आपका? प्लस प्लस और प्लस, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तो हाँ, यहाँ पे क्या बना, दोनों पक्षों का वर्क करा, ये बना, 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया। अब इस कोष्टक का मान इसने दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मान तो क्या जाएगा 40, उसको 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 लिखा था 81, ये रहा। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है मेरे पास? 1। तो क्या होगा आपका? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या है 7 है, तब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान केवल x प्लस 1/x के धनात्मक मान की सहायता से ज्ञात करो। दिया हुआ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या दिया हुआ है? 7, ठीक है। उसके बाद चले हम, तो इसने क्या किया कि दोनों पक्षों में 2 का योग किया, 2 इधर भी जोड़ा और 2 इधर भी जोड़ा। इधर 2 जोड़ते ये बन जाएगा 9, उसको लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और जो लेफ्ट साइड में बना उसको मैं लिख सकता हूँ इस पूरे को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर इसको आप इसका वर्गमूल लोगे, ठीक है, इस समीकरण का वर्गमूल लोगे, क्या बनेगा आपका? x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस 3 बनेगा। लेकिन इसने बोला कि धनात्मक वर्गमूल लेना है, तो धनात्मक वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 1/x बराबर 3, धनात्मक वाला ले लिया। अब इसका क्या कर दो? क्यूब कर दो, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? a प्लस बी का क्यूब, जो कि होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो a क्यूब यानी एक्स क्यूब, बी क्यूब यानी 1/x का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और बराबर में ये क्यूब किया ना हमने दोनों साइड का, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 27। थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना है? 18। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 18। के बाद बहुपदों में परिवर्तनीय व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल टू द पोलिनोमियल। सामान्यतः कई बार व्यंजक क्या होते हैं? बहुपद रूप में नहीं होते, परंतु व्यंजक को कुछ चरों की सहायता से बहुपद में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही कई बार उच्च घातों में क्या हो, 3 से अधिक के बहुपदों को भी कुछ चरों की सहायता से मानक सर्वसमीकरणों में परिवर्तित किया जाता है। सिंपली गुणनखंड करने की बात कर रहा है। जैसे
8y की पावर 6 माइनस 27z की पावर 6 का गुणनखंड करना है। तो देखो 2y स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया a और 3z स्क्वायर को क्या मान लिया b। तो फिर मैं लिख सकता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली a और b के मान रख दो यहाँ पे, कैलकुलेट कर लो, ये अलग अलग उसमें आपके गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। बहुपद x की पावर 4 माइनस 625 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखना मैं इसको लिख सकता हूँ, देखना x की पावर 4 माइनस 625 है ना, तो इसको लिखा सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, क्योंकि क्या यही होता है। ये क्या बन गया मेरे पास, ये लिखा इसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका सूत्र क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो तोड़ लिया इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये नहीं टूटेगा, लेकिन इसको वापस लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, वापस यही वाला फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये एज इट इज़ है ही सही, वापस एक और बार फॉर्मूला लग गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, x प्लस 5 एक्स माइनस 5, सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। के बाद है लास्ट एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 19। बहुपद a की पावर 7 माइनस ए बी की पावर 6 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखना a की पावर 7 माइनस ए बी की पावर 6, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, a कॉमन आया ले लिया, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। उसके बाद इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में बदला मैंने, तो a क्यूब का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि a क्यूब को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और b क्यूब को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो यही क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा a, है ना, ये बनेगा आपका a क्यूब को मैंने x माना ना, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसी को कैसे लिखूंगा फिर, a तो मेरा बाहर रह जाएगा ना, a तो बाहर, और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर x और y की मान रख दो, x y के मान क्या थे आपके, a क्यूब और b क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका a, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये बन गया, यहाँ पे आ गया हम। उसके बाद ये इसने फॉर्मूला लगाया, है ना। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का लगा दो, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले लगा दिए। उसके बाद क्या किया कि ये a गुणा में था ही सही, बस उसको ये कोष्टक हटा दिया बड़ा वाला, और सबको एक साथ क्या लिख दिया, गुणा में लिख दिया। ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, देखो a प्लस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या नहीं किया, a का गुणा नहीं किया बस, और सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन में बस इतना सा अंतर है कि यहाँ a का गुणा है और यहाँ a का गुणा नहीं है। तो कभी कभी आप क्या करते हो कि गुणनखंड करना स्टार्ट कर देते हो, इस a को भूल जाते हो, लास्ट तक ये आता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में वो मिल जाता है, इसी को राइट लगा देते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन सही आंसर क्या होगा आपका, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक 3 के क्वेश्चंस के साथ।